जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके पास कितनी प्रॉपर्टी हो तो एफबीआर आपको फाइलर होने के लिए बोल सकता है, आपको नोटिस इशू कर सकता है। और अगर आप नोटिस के रिप्लाई में उसकी कंप्लायंस नहीं करते, रिटर्न फाइल नहीं करते, तो फिर क्या एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं जी वीडियो को। चार तरह की प्रॉपर्टीज हैं जो कि अगर किसी बंदे की ऑनरशिप में है तो एफबीआर उसको रजिस्टर होने के लिए और फाइलर होने के लिए बोल सकता है। सबसे पहले अगर आपके पास लैंड है, हाउस है, फ्लैट है या कोई दुकान है, तो फिर एफबीआर आपको नोटिस इशू कर सकता है कि अपनी रिटर्न फाइल करें। अब ये जो चार कैटेगरीज ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, ये दो फर्दर एरियाज के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहले एक रेटिंग एरिया है और एक म्यूनिसिपल लिमिट्स हैं। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है ये हम डिस्कस करते हैं कि म्यूनिसिपल लिमिट्स और रेटिंग एरिया का क्या मतलब होता है। रेटिंग एरिया वो होता है कि एक ज्योग्राफिकल एरिया जिसके अंदर गवर्नमेंट या कोई भी लोकल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपको उस पर टैक्स कर सके। उसकी जो एक्साइज की टैक्स है, इसको वेल्थ टैक्स हम बोलते हैं, कि आपके ओनरशिप में अगर प्रॉपर्टी है तो आपको वेल्थ टैक्स देना पड़ता है। तो जितने भी ऐसे एरियाज है पाकिस्तान में जहां पे टोकन टैक्स या एक्साइज का टैक्स आप पे करते हैं, वो आपके रेटिंग एरिया कहलाते हैं। वो अंडर प्रोविंशियल गवर्नमेंट लॉ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो एक्ट होता है उसके अंडर वो टैक्स हो रहे होते हैं। उनकी वैल्यू सेस होती है, उसके मुताबिक उसका टैक्स का रेट अप्लाई होता है जो एनुअली आप पे करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप म्यूनिसिपल लिमिट्स की जो अंदर कैटेगरी में फॉल करती है प्रॉपर्टी, उनको कंपेयर करें तो रेटिंग एरिया और म्यूनिसिपल लिमिट्स में सबसे जो अहम फर्क है वो ये है कि रेटिंग एरिया में आपको एक टोकन टैक्स या एक्साइज टैक्स के लिए कोई ना कोई एक लोकल लॉ अवेलेबल है, इसके अंडर आपकी प्रॉपर्टी टैक्स हो रही होती है। म्यूनिसिपल लिमिट्स में कोई एस सच कोई एक्साइज की टैक्सेशन या कोई वैल्यूएशन करने के लिए कोई गवर्नमेंट का लॉ अवेलेबल नहीं होता। आप किसी भी इलाके में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में अगर आपकी प्रॉपर्टी है और वहां पे आप एक्साइज का टैक्स पे नहीं करते, या आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू गवर्नमेंट की बुक्स में कहीं कैलकुलेट नहीं हो रही, तो फिर आपकी प्रॉपर्टी म्यूनिसिपल लिमिट्स में फॉल कर रही है। अगर हम लॉ के लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो म्यूनिसिपल लिमिट्स आर द बाउंड्रीज ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी विच इज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एट द लोएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट विद इन अ स्टेट। जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो सबसे लोएस्ट लेवल जाके गवर्नमेंट का आता है। इसमें जितने भी आपके सिटीज हैं, टाउन्स हैं, उनकी गवर्नेंस मॉनिटर हो रही होती है। अब इसके अलावा अगर आप रेटिंग एरिया की डेफिनेशन देखें तो रेटिंग एरिया इज ज्योग्राफिकल एरिया फॉर विच देयर इज एन असेसिंग अथॉरिटी दैट परफॉर्म्स ड्यूटीज एंड एक्सरसाइज पावर्स रिलेटेड टू टैक्सेशन। तो आगे वो पंजाब गवर्नमेंट का रेफरेंस दिया हुआ है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि कोई भी ऐसी अथॉरिटी है, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट का दायरा है जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कर रहा है और उस पर टैक्स अप्लाई कर रहा है, तो वो रेटिंग एरिया में फॉल करेगा। अब इसके कुछ पैरामीटर्स हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी रेटिंग एरिया में फॉल कर रही है तो क्या क्राइटेरिया है, अगर आपकी प्रॉपर्टी म्यूनिसिपल लिमिट में फॉल कर रही है तो क्या क्राइटेरिया है। अब लॉ में अगर आपकी प्रॉपर्टी म्यूनिसिपल लिमिट से फॉल कर रही है और आपके पास फ्लैट है या बिल्डिंग है, तो उसका एरिया एफबीआर ने लॉ में बताया कि अगर आपके पास 500 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा का एरिया है बिल्डिंग या फ्लैट का जो कि म्यूनिसिपल लिमिट्स में है, तो फिर आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है, आपको फाइल होना कंपलसरी। अगर अगर हम 500 स्क्वायर यार्ड को मरला में कन्वर्ट करें तो तकरीबन ये 16.5 मरला बनता है। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी का जो एरिया है इन मरला 16.5 या इससे ज्यादा है, तो फिर आपके ऊपर फाइलिंग रिक्वायरमेंट अप्लाई हो जाती है, आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आपको नोटिस भी आ सकता है। इसी तरह अगर आपकी प्रॉपर्टी रेटिंग एरिया में फॉल करी तो उसके लिए दो डिफरेंट क्राइटेरिया है कि बिल्डिंग के लिए सेम क्राइटेरिया कि रेटिंग एरिया में हो या म्यूनिसिपल लिमिट्स में हो। आपकी बिल्डिंग का अगर 500 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा लैंड एरिया है तो फिर आपके ऊपर फाइलिंग रिक्वायरमेंट अप्लाई हो जाती है। लेकिन अगर आपका फ्लैट रेटिंग एरिया में है तो फिर आपकी जो कवर्ड एरिया रिक्वायरमेंट है 2000 स्क्वायर फीट, जो कि तकरीबन मरला में अगर देखें तो 7.3 मरला बनता है। फ्लैट यूजली स्क्वायर फीट में मेजर होता है, इसलिए 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का अगर आपका फ्लैट का कवर्ड एरिया है तो फिर आपके ऊपर फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होंगी। बिल्डिंग के अंदर आपकी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग भी आ जाती है रेजिडेंशियल पर्पज के लिए, और उसके अलावा कमर्शियल पर्पज के लिए बिल्डिंग आपकी इसमें कवर होगी, जो शॉप वगैरह आपकी हैं। तो वो भी अगर किसी रेटिंग एरिया में है तो उसके लिए 500 स्क्वायर यार्ड है, और म्यूनिसिपल लिमिट्स के लिए 500 स्क्वायर यार्ड है। फ्लैट के लिए म्यूनिसिपल लिमिट्स में 500 स्क्वायर यार्ड है, और जो आपका रेटिंग एरिया है उसके लिए 2000 स्क्वायर फीट है कवर्ड एरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये आता है कि आप इन सारी जो लिमिट्स बताई गई हैं एरिया की और प्रॉपर्टी की, आप उसको मीट कर रहे हैं लेकिन आपने रिटर्न फाइल नहीं की, तो एफबीआर के नोटिस में अगर ये चीज आ गई है। अब एफबीआर के नोटिस में किस तरह आएगी, वो जैसे मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, नादरा जो है डाटा शेयर कर रहा है विद एफबीआर ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज का, कि जितनी भी प्रॉपर्टीज एक बंदे की ऑनरशिप में है, नादरा सीएनआईसी वाइज डाटा शेयर कर रहा है एफबीआर के साथ। अब वहां से डाटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू फिल्टर किया जाएगा, जिस बंदे ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की होगी उसको नोटिस किया जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल नोटिस आपको इशू हुआ और उसकी जो कंप्लायंस डेट थी वो थी 30 डेज की, ठीक है। तो 30 डेज के अंदर आपकी रिटर्न फाइल करनी को एफबीआर ने आपको बोला कि आप रिटर्न फाइल करो, मेरे पास आपका डाटा मौजूद है, आपकी रिटर्न फाइल करके टैक्सी पेमेंट करो, ऐसे उसको डिक्लेयर करना। 30 डेज एक्सपायर हो गए, आपने रिटर्न फाइल नहीं की, ये पीरियड एक्सपायर हो गया, आपने रिटर्न फाइल नहीं की, उसके बाद क्या होगा, एफबीआर आपके अगेंस्ट एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और इसके ऊपर मैं राइट कॉर्नर पे मैंने उसका लिंक भी यहाँ मेंशन कर दिया था, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं।
अच्छा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के अंदर क्या होता है कि आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, आपकी इनकम है, वो सारी एफबीआई खुद से कैलकुलेट करेगा थ्रू द यूज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। जैसे कि आपकी अगेंस्ट जो, अगर आप प्रॉपर्टी परचेज की होगी तो आपके अगेंस्ट टैक्स पे हुआ होगा 236 के का आपके सीएनआरसी पे, या अगर आपने कोई और ट्रांजेक्शन किया, बैंकिंग ट्रांजेक्शन किया, तो वहां से वो आपके बैंक की ट्रांजेक्शन का जो फ्लो है उसको मॉनिटर करके देख सकता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे एवरेज हर महीने आ रहे हैं। तो वहां से आपकी इनकम का वो अंदाजा लगाएगा, इनकम कैलकुलेट करेगा, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेगा, और आपको एक एक और नोटिस इशू करेगा जिसके अंदर वो फिर आपको बताएगा कि आपकी जज इनकम मैंने खुद से कैलकुलेट कर ली है, आपको क्या करना है, टैक्स पे करना है। और उस टैक्स पेमेंट के लिए वो फर्दर आपको 30 डेज दे सकता है। अगर आप फिर भी अपनी टैक्स की पेमेंट नहीं करते तो फिर आपके अगेंस्ट वर्स्ट एक्शन ली जा सकती है। सबसे पहले आपका जो फॉरेन ट्रेवल है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो सकती है, आपकी मोबाइल फोन सिम ब्लॉक हो सकती है, आपके बैंक अकाउंट्स पर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो सकती हैं, और इसके अलावा कई और रिस्ट्रिक्शन है जो कि अप्लाई की जा सकती है। जैसे कि आज लास्ट डेट है रिटर्न फाइलिंग की, 31 अक्टूबर है आज लास्ट डेट है रिटर्न फाइलिंग की। अगर आप लोगों ने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं की और आप इस क्राइटेरिया में फॉलो कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि अपनी रिटर्न आप फाइल कर दें, क्योंकि कल 1 नवंबर से एफबीआई ने नॉन फाइनर्स के अगेंस्ट क्रैकडाउन स्टार्ट करने का फैसला किया हुआ है, जो कि कुछ उसकी रिस्ट्रिक्शंस हमारे सामने आ गई हैं। बाकी क्या रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करने की बात की जा रही है वो कल से हमें पता चल जाएगा। एंड में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि आपको रिसेंट अपडेट्स इन टाइम रिसीव होती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर डिस्कशन होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।